हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस का क्लास 12 का फैकल्टी। तो बेटा KG1 से लेकर 12 तक की कोई भी वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपके पास सारी की सारी वीडियोस मिल जाती है आपको पूरी एकदम निःशुल्क, एकदम फॉर फ्री। ठीक है, तो आप कोई भी वीडियोस देख सकते हो फॉर फ्री, कोई भी चार्जेस नहीं होंगे एंड यू कैन access the free education system from the best of the best teachers in India through Magnet Brains। आप लोगों की सक्सेस जर्नी में मैग्नेट ब्रेन्स पूरा फ्री सपोर्ट देता है एंड कोई भी चीज़ फ्री मिले तो बेटा उसको लपका लेना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आइएगा। हमने चालू किया था कंट्रोलिंग नाम का चैप्टर। उसके अंदर हमने पढ़ा था प्रोसेस क्या है कंट्रोलिंग की, मीनिंग क्या है कंट्रोलिंग का। एक मैनेजमेंट फंक्शन तो होता है ना। तो मैनेजमेंट फंक्शन है, कैसे काम करता है, इस चीज के बारे में अपन ने काफी ज्यादा डिस्कशन किया। अब आते हैं इसके एक और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पे, डिविएशन एंड नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। ये डिविएशन मतलब क्या है कि मान लीजिए आप अपने काम से थोड़ा सा भटक रहे हैं, डिविएट हो जाना बोलते हैं ना, कि हम हमारे काम से थोड़े से डिविएट हो गए थे। क्यों डिविएट हो गए थे? क्योंकि XYZ रीजन है, कुछ XYZ रीजन है, उसकी वजह से अपने काम से थोड़ा डिविएट हो गया था मैं, ऐसा अपन बोलते हैं। नेचर मतलब क्या, कैसे नेचर का होता है कंट्रोलिंग, उस चीज के बारे में भी डिस्कशन करना। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करके हमें पता चलता है व्हाट इज एक्चुअली कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग है क्या, क्या कहना चाहता है, होता क्या है, इस चीज के बारे में जरा समझते हैं। क्लियर है? चलेगा, जरा देखते हैं बेटा, जरा देखते हैं कंट्रोलिंग कैसे डिविएट हो रहा है, कैसे डिविएशंस आते हैं और कैसे हम इन चीजों के अंदर समझने वाली हैं, कैसे कैसी और चीजों के अंदर समझने वाले हैं। लेट्स सी डिविएशन इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर डिविएशन समझिएगा, एनालाइजिंग डिविएशन थ्रू क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अप्रोचेस। अप्रोचेस, ये दोनों अप्रोच है बेटा। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल भी अपनी एक अप्रोच है और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी अपनी एक अप्रोच है। ये दो अप्रोचेस से टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ दे फॉर देयर अकरेंस, कि भैया हम हमारे प्लान से भटक क्यों गए, उस चीज को समझने के लिए हमारे पास दो अप्रोच होती है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल से समझे कि क्यों भटक गए थे, या फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से समझे कि क्यों भटक गए थे। ठीक है, अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई द कॉजेस ऑफ देयर अकरेंस, कि ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए दो अप्रोचेस होती हैं अपने पास। समझ आया? डिविएशन समझे कि भैया जैसे आप ऐसा सीधा सीधा जाना था आपको, लेकिन आपने गलती से ना एक ऐसा टर्न आया और आप ऐसे मुड़ गए, वो देखा ना, कैन आई सी यू अगेन, ओ चला गया उधर, ओ करता हुआ चला गया। तो डिविएट क्यों हो गए अपने रास्ते से, वो चीज निकालने के लिए दो अप्रोचेस है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, अब ये कुछ चीजें होती हैं। अब दो डिविएशंस, क्या वही सेम चीज आ गई? दो डिविएशंस किस नाम से आती हैं, टाइप्स ऑफ डेविएशन? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इसको याद रखना, CPC। CPC मतलब क्या? CPC मतलब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, CPC। CPC क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इज CPC, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्लियर है? चलिएगा, अब जरा देखिएगा इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है। चलिएगा, सबसे पहले आता है हमारे पास CPC, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इट मींस गिविंग प्रायोरिटी टू की एरियाज विच रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। अब क्या हो रहा है कि जो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा अटेंशन दो बोल रहे हैं। इट मींस गिविंग प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब क्या? प्रेफरेंस टाइप की चीज होती है। प्रायोरिटी मतलब किस चीज को आप पहले प्रायोरिटाइज करते हो। जैसे कि हम अगर घर बार में देखें, कि अगर हम बात करें घर बार की, तो यार घर बार में आपको एक चीज पता जरूर चलती है कि घर बार में एक चीज पता चलती है कि यार सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में, दिस इज द प्रायोरिटी लिस्ट। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं बेटा, जैसे बोलते ना प्रायोरिटी,
लाइफ में सबसे ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट, ये मान लो मैं एक प्रायोरिटी लिस्ट बना रहा हूं आपकी, प्रायोरिटी लिस्ट है एक, ये प्रायोरिटी लिस्ट है, इसमें क्या लगता है आपको सबसे बड़ी चीज क्या होती होगी? कि एक नॉर्मल इन जनरल सवाल बोल रहा हूं मैं, एक जनरल सवाल है सबसे कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे चीज क्या होती है? क्या लगता है आपको? आपको पता है, इस सर्वे के अंदर बताया गया था कि 95% लोग फर्स्ट पे पैसे को रखते हैं। 95% लोग जो हैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बोलते हैं ना, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है अभी जिंदगी में, वो बोलते हैं पैसा। कि सर पैसा होगा तो फैमिली खुश रहेगी, उनको भी खुश रख पाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोलेंगे सर ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता, फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैमिली को खुश रखने के लिए तो सर पैसा ही चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे। तो मतलब समझ क्या आया, पैसा ना कमाए तो फैमिली गाली देगी, फैमिली गाली देने वाली पैसा ना कमाए तो, और पैसा नहीं कमाया तो फैमिली गाली देगी, और पैसा कमाया तो मतलब खुश भी रहेगी। तो एट द एंड तो फैमिली प्रायोरिटी है, लेकिन फैमिली को प्रायोरिटी करने के लिए पहले प्रायोरिटी हमको मनी करना पड़ेगा, है ना? ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो इसलिए 95% लोग बोलते हैं कि यार सर पैसा होगा ना तो फैमिली भी खुश रहेगी, और फैमिली तो प्रायोरिटी होती है। बेटा एक डॉक्टर हैं बहुत बड़े, एक डॉक्टर हैं बहुत बड़े, वो बिलियनियर है। क्या है बेटा? बिलियनियर। बिलियनियर, बिलियनियर मतलब बेटा हजारों करोड़ के मालिक, हजारों करोड़ के मालिक। मतलब 1 बिलियन होता ना, 1 बिलियन, 1 बिलियन के अंदर बेटा, 1 बिलियन डॉलर के अंदर, 1 बिलियन डॉलर के अंदर मान लीजिए 8,000 करोड़ रुपए होते हैं। कितने होते हैं? 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ होते हैं बेटा, 8,000 करोड़ होते हैं। ये देख लो 8,000 करोड़। मतलब अब तो मैं क्या ही लिखूं तुम्हारे लिए, तुम समझ जाओ कितने जीरो लगाने पड़ जाएंगे। 8,000 करोड़, 8,000 करोड़। अगर मैं जीरो की लिस्ट देखना चाहते हो तो लो, ये लो पास्ट के 3 देख लो, ये लैक्स हो गया, ये करोड़ हो गया, ये लो 8,000 करोड़, 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ रुपीस इज 1 बिलियन डॉलर। वो बिलियनर आदमी है, वो पता क्या बोलता है कि मनी जो है ना वो मेरी टॉप 3 लिस्ट में भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, वो बोलता है कि मनी जो है ना वो मेरी टॉप 3 लिस्ट में भी नहीं है। अब सर वो तो ऑब्वियसली इसलिए बोलेगा ना क्योंकि बिलियनर है सर। वो बोलता है नहीं, मैं बिलियनर हूं इसलिए मेरे लिए मनी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी स्टार्टिंग से प्रायोरिटी कभी पैसा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि सबसे पहले मैं जो है जो जिस चीज को प्रायोरिटाइज करता हूं ना, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अगर वो बोलता है मेरे पास इतना पैसा है, मैं 1 मिलियन डॉलर दूंगा, 1 मिलियन डॉलर्स में दूंगा। 1 मिलियन डॉलर होता है बेटा 8 करोड़ रुपए। कितने होते हैं? 8 करोड़ रुपए। बोलता है मैं अब भी 8 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं उस व्यक्ति को जो कि मेरे को ऐसा साइन कर दे कॉन्ट्रैक्ट पे कि जिसकी मैं रात, मतलब आज रात तक उसकी मैं हत्या कर सकूं, मतलब उसकी जान में ले लूं। मान लो कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और बोलेगा कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 8 करोड़ रुपए अभी ट्रांसफर कर रहा हूं, पर रात तक ना तुम्हारी मैं जो है जान ले लूंगा, है ना? चलेगा तुम्हें? बताओ हाँ या ना। कोई साइन नहीं करने वाला, कोई साइन नहीं करने वाला कि सर 8 करोड़ क्या तुम 800 करोड़ भी दे दोगे ना तो भी मैं जान नहीं लूंगा अपनी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए समय इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ क्या आया आपको? आपको समझ आया समय बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कि अगले दिन जो सुबह उठना है ना वो 8 करोड़ से भी महंगा है। मतलब कि मैं अगले दिन की सुबह देखना चाहता हूं, उसकी कीमत मैं 8 करोड़ रुपए ठुकरा रहा हूं। मतलब समय कितना कीमती है। इसलिए बोलते हैं ना टाइम इज मनी। व्हेन यू से टाइम इज मनी, ऐसा थोड़ी होता है कि समय बचाओगे तो काम पैसा कमा सकते हो, ऐसा वैसा नहीं। समय समझो कितना कीमती है। कि अगर कोई भी इंसान ये बोल रहा है कि भैया मैं 8 करोड़ रुपए ठुकरा रहा हूं क्योंकि मुझे कल सुबह उठना है जिंदा, तो मतलब समय कितना कीमती हो गया भाई। एक रात हमारे लिए 8 करोड़ रुपए के बराबर होगी मान लो, या उससे ज्यादा, उल्टा उससे ज्यादा होगी, तभी तो ठुकरा रहे हो। समय सबसे ज्यादा कीमती है। फिर वो बोलता है कि भैया एक बात बताओ, दूसरा ऑप्शन देता हूं, 1 मिलियन डॉलर ले लो, फिर से 8 करोड़ रुपए ले लो, लेकिन तुम ना बीमार रहोगे पूरी जिंदगी भर। पूरा तुम जो है ना तुम्हारी बीमारी लग जाएगी तुमको, कैंसर जैसी या बड़ी बीमारी, और फिर उस इवेंचुअली तुम्हारी जो है डेथ हो जाएगी। क्या उसके लिए रेडी हो? बताओ हाँ या ना।
मैं तुम्हारी बॉडी में एक ऐसा बीमारी डाल देता हूँ जिससे तुम्हारी जो थोड़े दिन में, समय के अंदर, साल भर या 2 साल 3 साल के अंदर तुम्हारी जो है डेथ हो जाएगी, क्योंकि उस बीमारी से तुम लड़ नहीं पाओगे, जो कि मतलब बहुत मुश्किल है उससे लड़ना। तो क्या मैं तुम्हें 8 करोड़ रुपए दे दूँ? तो मतलब क्या बोलता है वो डॉक्टर? वो बोलता है कि भैया जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है ना, वो है हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य। ऐसा भी क्या पैसा कमा लिया जो कि हमारे ही इलाज में खर्च हो जाए, कि 8 करोड़ रुपए दे तो दिए उसने, लेकिन इस ही रुपए से अब वो इलाज करवा रहा है अपना। तो इससे अच्छा तो बीमारी ना होता, पैसे ही ना लगते, अपनी ज़िंदगी कम से कम खुशहाल तो जीता। बिस्तर पे लेटे लेटे वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, पैसा है लेकिन खर्च करने के लिए कोई उसके पास पावर नहीं है। बिस्तर पे लेटे लेटे कहाँ जाएगा घूमने, क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, अपने इलाज में लगा दिए पूरे पैसे। तो हेल्थ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। फिर आता है हमारे पास एक और, कि अगर मैं तुम्हें, वो डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें $1 मिलियन देता हूँ, 8 करोड़ रुपए देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदर की जो है ना लाइफ लेना चाहता हूँ, कि मैं तुम्हारी मदर की लाइफ ले लूँगा तुमसे। और आप अंदर से अग्रेसिव हो जाओगे बोलते बोलते कि तू एक बार हाथ तो लगा के बता मेरी माँ को, हाँ या ना? क्योंकि माँ तो माँ है भाई, बाप और माँ ऐसी चीज़ें हैं कि कोई भी वैल्यू, ये कोई भी मॉनेटरी वैल्यू उसको कंपेयर ही नहीं कर सकती। कि 8 करोड़ रुपए में आप किसी की माँ की हत्या कर दो भाई, कोई चांस ही नहीं है। मतलब आप उनकी जान ले लो, 8 करोड़ क्या, तू पूरा अपना पूरा व्यापार दे दे, तू 8,000 करोड़ रुपए दे दे मुझे, तो मुझे पूरी दुनिया मेरे नाम कर दे, तब भी मैं नहीं बोलूंगा। तभी वो बात बोली गई है ना कि भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए। कि भाई मरेगा तो ऐसा लगेगा कि बल कम हो गया, शक्तियां खत्म हो गई, थोड़ा जो पावर फील होती थी कि मेरा भाई मेरे साथ है, कि कुछ भी होगा तो ये देख लेगा, तो बल कम हो जाता है। कि भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए। कि जब बाप जाता है ना तो ऐसा लगता भैया सर से छत चली गई, कि सर मतलब अभी खाना, रोटी खानी, कपड़ा जो भी है सब, वो धूप वूप जो है भैया वो सीधा सीधा सर पे पड़ेगी, क्योंकि छत नहीं है हमारे सर पे। उनका जो आशीर्वाद होता है, उनका जो प्रोटेक्शन लेयर होता है हमारे लिए, वो मतलब इम्पेकेबल है। वो मतलब कंपेयर नहीं कर सकते आप उस बात को। भाई की कमी, बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा जीवन में। तो भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, जिस दिन मरेगी मावड़ी सूना जग कर जाए, सारा सूना जग कर जाए। मतलब कि जिस दिन माँ चली जाएगी ना भाई, उस दिन ऐसा लगेगा कोई कोना नहीं बचा कि जहाँ पे बैठ के अपने आप को आराम से बैठ के फील करोगे कि यार सुकून मिल रहा है। पूरी दुनिया में सुकून नहीं मिल पाएगा आपको। जिस दिन माँ चली गई ना, उस दिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। किधर भी चले जाओगे वो माँ का प्यार माँ ही दे सकती है, कोई और नहीं दे पाएगा, है ना? ये वैल्यू है। तो मतलब तीसरे आ जाते हैं बेटा रिलेशंस। कोई भी इंसान जो है इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेगा। फिर बोल सकते हो कि हाँ फिर मायने रखता है कि चलो पैसा वैसा कर लेंगे, पैसा वैसा रख लेंगे, फिर आ जाएगी लिस्ट। चलो कि पैसा होगा तो भैया इन सबको चीज़ें कुछ करना कुछ कर पाएंगे, रिलेशंस रख पाएंगे लोगों से, लोगों को खुश रख पाएंगे, हमारे चाहने वालों को खुशी दे पाएंगे। ये सोचा जाता है। तो ये क्या है बेटा? एक प्रायोरिटी लिस्ट है। क्या है? प्रायोरिटी लिस्ट। अब देखो ना, आपने वैल्यू किसको सबसे पहले किया? समय को, हेल्थ को, रिलेशंस को, हर एक चीज़ को आपने वैल्यू दिया। यहाँ पे हर एक चीज़ पे वैल्यू दिया आपने। किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो? ये तो मैं इसमें आप जंबल डब कर सकते हो, समय, रिलेशन, हेल्थ, ये सब आप कर सकते हो जंबल डब। ये तो टॉप 3 लिस्ट है, ऊपर नीचे कर सकते हो आप। तो ये लिस्ट किस हिसाब से बनाई गई? ये लिस्ट बनाई गई उस हिसाब से जहां पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है उसको और नीचे आपने जो है कर दिया। जैसे कि मान लो कोई स्पेन घूमने जाना है, वो सबसे नीचे रखा हुआ है आपने कि भैया मेरा मन तो बहुत है, लेकिन ठीक है ये सब चीजें होंगी ना, ये थोड़े समय बाद भी हो जाएंगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। करना तो इसको भी है, लेकिन ये सब चीजें सही होनी चाहिए, ये भी बाद में कर लेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे। तो ये थोड़ी प्रायोरिटी लिस्ट में कम नीचे हो गया। मेसी से मिलना है, मेसी से मिलना है, उसकी जर्सी ऑटोग्राफ लेना है, प्रायोरिटी लिस्ट पे थोड़ा सा नीचे होगा कि समय, रिलेशन, हेल्थ वगैरह अच्छी तो रहे कम से कम, तभी तो मेसी से मिलने का फायदा, वरना क्या फायदा यार, हाँ या ना? तो ये सब चीजें आपने क्या किया, जो लेस इंपॉर्टेंट लग रहा है ना थोड़ा अभी के समय में, उसको नीचे कर दो, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की एरियाज वाली चीजें हैं
उसको सबसे ऊपर कर दो। समझ आया? ये होता है हमारा क्या? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इट मींस गिविंग प्रायोरिटी, आप प्रायोरिटी दो उस चीज को कि एरियाज को, ऐसे एरियाज को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन, जिसके लिए अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल, अ वर्कर यूजेस 3 times द एक्चुअल रॉ मटेरियल रिक्वायर्स, है ना, कि जो आपका जो है अब वर्कर है, वर्कर जो है वो जो एक्चुअल मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल होता है, एक्चुअल रॉ मटेरियल रिक्वायर्स, कि एक जो वर्कर है वो जितना रॉ मटेरियल ले रहा है ना, कि मतलब मान लो रॉ मटेरियल लगता है उसको, मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल लगता है उसको 5 किलो, 5 किलो लगता है गेहूं बिस्किट बनाने के लिए। लेकिन पता है वो क्या कर रहा है? वो पागल आदमी वो एक बार में जितना लगता है उसकी जगह 15 किलो यूज करता है यार, वो उतने ही बिस्किट बनाने के लिए। या मान लो 5 किलो आलू लेता है वो फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। फ्रेंच फ्राइज में क्या करता है बेटा? आलू कैसा रहता है? आलू तो ऐसा रहता है एकदम, है ना, आलू कैसा रहता है? एकदम ऐसा रहता है कि जैसे आलू बनाया अपन ने, इधर ऐसा आलू बनाया, ऐसे ऐसे उसमें दाने डाल दिए, ऐसा दाने डाल दिए, है ना। अब वो क्या करता है? इसको छीलता नहीं है, इसको चाकू से काटता है, कि एक कट इधर मार दिया ऐसा, है ना, एक कट इधर मार दिया, 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 और बीच का जो हिस्सा है इसको बीच के हिस्से को यहां निकाला, इसके 3 डंडियां बनाई और बीच में से काट दिया। 6 फ्राइज निकल रही पूरे एक आलू में से, बस पूरे एक आलू में से सिर्फ 6 फ्राइज निकल रही भाई साहब। और ये जो हिस्सा है जिसकी भी फ्राइज बन सकती थी, इसको बना ही नहीं रहा है, वो इसको बना ही नहीं रहा है। अब क्या हुआ? इसलिए 5 किलो की जो फ्राइज, 5 किलो में जो फ्राइज बननी चाहिए थी, 5 किलो में 5 किलो की फ्राइज बननी चाहिए थी, हाँ या ना? 5 किलो में 5 किलो की फ्रेंच फ्राइज बननी चाहिए थी, हाँ या ना? क्योंकि बस छिलका विलके का क्या ही वेट होगा, अगर छिलका छील भी लोगे तो क्या ही वेट होगा उसका। तो 5 किलो में 5 किलो की फ्रेंच फ्राइज बननी चाहिए थी। और मान लो अगर छिलके का वेट हटाना भी हो तो भैया कुछ ग्राम्स में कम हो जाएगा, है ना। वो इंसान 5 किलो फ्राइज बनाने के लिए 15 किलो आलू मांगता है। अरे तो भैया वेस्ट हो रही है ना हमारी रिसोर्सेज, यस और नो? वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। क्या हो रहा है हमारी रिसोर्सेज के साथ? बेटा वेस्ट हो रही है, वेस्ट हो रही है हमारी रिसोर्सेज, अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो खराब हो रही हैं। तो ऐसी जगह पर ध्यान दो ना कि भैया कुछ दिख रहा है नुकसान होता हुआ, उसको जाके पहले रोको, पहले जाके उसको रोको। क्योंकि हम प्लान के अकॉर्डिंग काम इसलिए नहीं कर पा रहे। कंट्रोलिंग कर का मतलब क्या होता है? जैसा प्लान है वैसा काम करो, पर वो वैसा काम क्यों नहीं हो पा रहा? कि हमारे यहाँ पे कुछ बेवकूफ लोग हैं जो कि 5 किलो फ्राइज बनाने के लिए 15 किलो आलू लगा देते हैं भाई। समझ आया? तो हमें सबसे पहले इस पे ध्यान देने का है कि प्लान के अकॉर्डिंग अगर हमें रिजल्ट्स चाहिए तो इन लोगों को बोलो भैया कितना नुकसान मत कराओ, तुम इतना नुकसान कराओगे पैसे अलग लगेंगे, प्रॉफिट अलग नहीं बनेगा और लॉस में चली जाएगी कंपनी, ना मैनेजमेंट ढंग का हो पाएगा। समझ आया? तो ऐसे की पॉइंट एरियाज पर आप फोकस रखो, इन की पॉइंट एरियाज पर आप फोकस रखो। ध्यान रखो कि कोई इंसान जरूरत से ज्यादा, ये बोल रहा ना, 3 गुना ज्यादा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है, 5 की जगह 15 किलो करता है इस्तेमाल। 3 गुना ज्यादा कर रहा है यार। 3 गुना ज्यादा किसको बोलते हैं? समझ आया? तो 3 गुना ज्यादा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है। इसको समझाओ भाई ऐसा नहीं चलता है काम, तुम तो साला बेच खाओगे हमें। तो इसको बोलो, समझाओ कि भैया ऐसा नहीं होगा, तुम तो इसको भी, वो छीलने वाला चक्कू आता है उससे छीलो, और इन सब चीजों को भी, इससे भी आलू बनाओ, इससे भी फ्रेंच फ्राइज बनाओ, तब जाके 5 किलो में 5 किलो के फ्रेंच फ्राइज बन रही। वरना अभी तो 15 किलो के अंदर 5 किलो की फ्रेंच फ्राइज बना रहा था पागल। समझ आया? तो ये क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब जो चीज अभी, अब मान लो इसकी जगह पर एक और चीज हो रही है। एक और चीज ये हो रही है कि मान लो यार वो ना जो समय पे ना वो तल नहीं रहा है फ्राइज, वो बोल रहा है कि यार मैं जो है ना 5 मिनट से तलता हूं अभी इसको, भले ही हमें ऑर्डर थोड़ा टाइम पे चाहिए था, बोलता है बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, पीछे से सामान लेके आ रहा हूँ, जो नमक लगता है ना उसके अंदर, नमक लेने जा रहा हूँ मैं नीचे वाली दुकान पे, तो मैं आ रहा हूँ 5 मिनट पे। अब एक बात बताओ, किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि यार ये रिसोर्सेज वेट कर रहा है, कि उस पे ध्यान देना चाहिए कि यार नमक क्यों नहीं लाया पहले तू, तेरे को पता ना फ्रेंच फ्राइज बना रहे तो नमक लगता है अपने को? किस चीज पे ध्यान देने का है? जो चीज अभी मेन इंपॉर्टेंट है, इसको बोलो खर्चे ना करे अननेसेसरी,
और उसको थोड़ा सा भी छोड़ दो। प्रायोरिटी हमारे लिए ये हो गई अभी कि नुकसान ना हो हमारा। 5 मिनट बाद मिल जाएगा ऑर्डर आपको बन के, है ना, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समय भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चीज नुकसान नहीं करवा रही हमारा इतना, है ना, इतना कोई ज्यादा ऐसा नुकसान नहीं करा रही बहुत हैवी। 5 मिनट का डिले विले चलता है, लेकिन इतना कोई ज्यादा नुकसान नहीं करवा रही। लेकिन ये भाई साहब बहुत नुकसान करवा रही है हमारा। ठीक है, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की एरिया पे ध्यान दो। बाकी थोड़ी बहुत चीजों पे अगर अभी निग्लेक्ट भी कर दोगे तो चलेगा। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है अ मैनेजर हु ट्राइज, एक मैनेजर जो कि ट्राई करता है कंट्रोलिंग एवरीथिंग में एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। सिंपल सी बात है, एक इंसान को अगर ये लगता है कि मैं दुनिया के सारे काम कर सकता हूं तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। वो सारे काम खुद से नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वही चीज बोली जा रही है, एक मैनेजर को अगर लगता है, वो कोशिश करता है कि भैया सारा काम मैं खुद ही कंट्रोल कर लूंगा, तो बेवकूफ है, क्योंकि सारा काम वो कर नहीं पाएगा और एट द एंड कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब होता है ना कि आप टेंशन मत लो पापा, मैं सारा काम कर दूंगा। पता चला पापा आते तब तक एक काम पूरा नहीं होता। क्यों? पापा बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, ये भी करना था, वो भी करना था, ये भी करना था, वो भी करना था। अब देखो ना, लास्ट डे पे क्या हुआ, लास्ट डे पे क्या हुआ कि अपने पास आया प्रोजेक्ट आया था। आपके प्रोजेक्ट बनते ना, प्रोजेक्ट बनते। अब क्या हुआ, कुछ लोग जो है प्रोजेक्ट जो है टाइम से बनाते हैं, है ना, प्रोजेक्ट जो है टाइम से बनाते हैं कि उनको लग रहा है भैया अकाउंट्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो यार इसको सबसे पहले बना लो, है ना। बिजनेस का भी जो है ना वो अच्छा है, बिजनेस का लास्ट में बना सकते हैं, इसको लास्ट कर दो, है ना। और जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को सेकंड कर दो, सेकंड बनाएंगे इकोनॉमिक्स। फिर मैथ्स का भी है यार, मैथ्स की भी तो करनी है, मैथ्स का भी एक है, तो एक काम करो मैथ्स का भी अपन कर देते हैं। मैथ्स का भी जो है वो अपन जो है इसका थर्ड बनाएंगे प्रोजेक्ट, थर्ड। कोई आईपी वाले होंगे, आईपी या फिर वो आपके जावा वाले जो आईपी वाले हैं, या सी प्लस प्लस वाले होंगे, या कंप्यूटर्स वाले जो होते हैं, है ना, जावा सी प्लस प्लस, या फिर आपका पाइथन वाले जितने भी लोग हैं। तो ऐसे अगर वो वाले लोग हैं तो आपने बोला कि चलो इसको ना अपन फोर्थ कर देते हैं, फोर्थ इंपॉर्टेंट कर देते हैं ऑप्शनल वाले को। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट कर देते हैं, या तो मैथ्स होगा या तो आपका आईपी होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। तो इसको भी एक काम करो, फोर्थ नहीं, इसको भी थर्ड ही कर दो, क्योंकि ऑप्शनल है ना, ये तो थर्ड ऑप्शनल है ना, तो दोनों में से कोई एक ही होगा आपका। ऐसा तो है नहीं मैथ्स भी आईपी भी, ऐसा तो होगा नहीं, ऑप्शनल है। मैथ्स लेना है कि आपको आईपी लेना है कि वो लेना है आपको क्या बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन लेना है, पीई लेना है ना, पीई लेना है, तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो अब देखो क्या किया आपने, प्रायोरिटी कर दी, प्रायोरिटी कर दी। अब क्या हुआ, आपने प्रायोरिटी के हिसाब से तो गए नहीं, आपने बोला मैं तो लास्ट डे पे बनाऊंगा और सारे बनाऊंगा एक साथ, मैं तो लास्ट डे पे बनाऊंगा और सारे बनाऊंगा एक साथ। आप गए और आपने सही में लास्ट में बनाना चालू किया सारे एक साथ। पहला पन्ना इसका लिखा, फिर दोस्त का फोन आया, अबे भाई बिजनेस का पहला जो है ना, बिजनेस का जो है वो सबसे पहले वाइवा होने वाला है। क्या बात कर रहा है, सही बता। बिजनेस बनाना चालू कर दिया, बिजनेस बनाना चालू कर दिया अकाउंट्स को छोड़ के। फिर एक दोस्त का फोन आया, यार इकोनॉमिक्स बहुत टफ बन रहा है यार, उसका बना ले। मैं तो कहता हूँ बिजनेस तो आसान है, बन जाएगा, भले ही फर्स्ट है तो क्या हुआ, बन जाएगा आसान, लेकिन जो टफ है वो तो कर ले, इकोनॉमिक्स का बना ले यार। तो इकोनॉमिक्स का बनाने लग गए फिर बिजनेस का छोड़ के। फिर उसने बोला, दूसरे दोस्त का फोन आता है, क्यों भाई मैथ्स बनती है तेरे से? बोलता है यार इतनी तो अच्छी नहीं बनती। तो फिर पागल है क्या, मैथ्स का कर ले, कम से कम बाकी सब्जेक्ट में नंबर तो ले आएगा। मैथ्स में तो लाले पड़ जाएंगे, अगर तूने वाइवा में भी मार्क्स नहीं लाए तो तेरा तो रिजल्ट वैसे ही बिगड़ जाएगा। तो आपने क्या बोला, हाँ भाई सही तो कह रहा है यार, मार्क्स बनाने के लिए तो ये जो अपना ये जो है मैथ्स का बना लेता हूँ। मैथ्स का बनाना चालू कर दिया, बेटा कंप्लीट कुछ नहीं किया और सब में पैर डाल लिए। मतलब एट दी एंड कल सुबह उठे, मतलब स्कूल जाने के लिए, तो देखा तो कुछ भी कंप्लीट नहीं था। कोशिश क्या करी, सब संभाल लूंगा मैं, लेकिन कुछ संभाल पाए? कुछ भी नहीं संभाल पाए। अगर एक व्यक्ति ये सोच सकता है या सोचता है कि सारा काम मैं खुद कर लूंगा, सारा काम हो जाएगा, तो बेटा वो गलत कह रहा है। वो सारा काम खुद नहीं कर सकता, वो बोल रहा है कि सारा काम मैं कंट्रोल कर लूंगा। क्या पता वो सारे के चक्कर में एक भी काम ना कर पाए। समझ आया? क्या पता वो सारे के चक्कर में एक भी काम ना कर पाए। इसे ही कहा जाता है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है क्या कि भैया कि यहाँ पे आप किसको कर रहे हो, इसको प्रायोरिटी। आप जो है हर चीज को कंट्रोल करने जाओगे तो
आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। द डिविएशन ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस मस्ट, अच्छा अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, deviation of prime importance must be handled by the manager and small ones must be ignored। वो बोल रहे हैं कि भैया जो प्राइम इंपॉर्टेंस है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैनेजर को करना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैनेजर को करना चाहिए। स्मॉल वाली चीज़ें अगर इग्नोर भी कर दोगे तो चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कि मैनेजर को द डिविएशन ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस मस्ट बी हैंडल्ड, कि जो भैया अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कि उसमें से अलग कर लो। एक काम करो, बहुत सारे आपके जो चार्ट है ना, प्रायोरिटी लिस्ट को बनाओ, उसमें जो टॉप 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, उसको मैनेजर को ध्यान देना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें नहीं भी हुई तो चलेगा। अब देखो ना, प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन आपने वो झालर नहीं लगाई है लड़कियों जैसे, है ना, लड़कियां अपनी बड़ी सुंदर सुंदर सी बनाती हैं, कर्सिव हैंड राइटिंग में नहीं लिखा, या फिर आपने वो स्टिकर विकर ना चिपकाए हो, बॉर्डर लाइनें ना चिपकाई हो, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा बेटा, चलेगा, है ना। हाँ, बस आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और अच्छी तरह से लिखा या विजिबल होना चाहिए, ठीक है। किताबों में क्या झालर लगी होती है क्या, पर वो भी कंटेंट अच्छा ही होता है ना, कंटेंट तो अच्छा ही होता है। तो कंटेंट मैटर्स, द प्रेजेंटेशन मैटर्स, प्रेजेंटेशन कैसी है, कंटेंट कैसा है, वो मैटर करता है। झालर से थोड़ी आपको मिलता है कोई मार्क्स, है ना। वो तो हाँ अट्रैक्टिव लगती है, वो बात अलग है, लेकिन आपका अगर वो झालर वालर या बॉर्डर वॉर्डर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपका कंटेंट और आपका जो आंसर वगैरह है वो सब बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेड होना चाहिए। क्लियर, तो आपको मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो की चीज पर ध्यान दो, कंटेंट पे ध्यान दो, आपके जो आंसर्स की जो तरह से आपने प्रेजेंटेशन है उस पर ध्यान दो। प्रेजेंटेशन का मतलब झालर लगाना नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, taking corrective actions where the deviation occurs beyond the permissible limit। कि taking corrective actions लो where deviation occurs beyond the permissible limit so that it does not reoccur in the future। क्या बोल रहे हैं भैया कि करेक्टिव एक्शंस ऐसे लो जो कि डिविएशन के अकरेंस में, कि अगर मान लो कि डिस्ट्रैक्ट हो गए हो तो ऐसे आप जो है एक्शंस लो कि इवन जो लिमिट है अगर उस लिमिट को भी क्रॉस कर दिया जाए तो भी आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। मतलब आपको ऐसा एक्शन लेना है कि मान लो अपन जैसे होता है ना कि यार मुझे लग रहा है कि यार 5 लाख का नुकसान हो सकता है, तो भैया मैं क्या करूंगा, मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा कि 5 लाख क्या, अगर 10 लाख का भी नुकसान हो जाएगा ना तो भी मैं प्रॉफिट में रहूं, है ना। कि आपने देखा कि 2 कंपनियां मेरी चल रही हैं, मान लीजिए 2 कंपनियां मेरी चल रही हैं, एक में मुझे दिख रहा है मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है और एक में दिख रहा है मुझे 5 लाख का घाटा हो रहा है। तो 5 लाख का घाटा जो है मेरे को लग रहा है यार मुश्किल हो जाएगा यार, 5 लाख का घाटा क्या करूंगा मैं। अब क्या हुआ, मैं इसको हैंडल करने के लिए इसमें पैसा बढ़ा दूंगा कि यार इसमें ज्यादा पैसा कमा लो कि अगर 10 लाख का भी घाटा हो गया ना तो भी मैं इससे कंपनसेट कर सकता हूं। समझ आया कि मैंने 50 लाख इधर कमा लिए और 10 लाख यहां कमाए तो 40 लाख का तो वैसे ही बेनिफिट है मेरे को। समझ आया, समझ आया। यही चीज की यहां पे बात कर रहे हैं कि आप अपने डिविएशन को बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट सो दैट इट कैन नॉट रीअकर इन फ्यूचर, बाद में फ्यूचर में दिक्कत ही ना हो, इसलिए अभी से उसकी परमिसिबल लिमिट के ही बियॉन्ड चले जाओ। Sometimes target needs to be adjusted and sometimes additional resources are made available, whereas sometimes the way of doing task has to be improved। बोल रहे हैं कि कई बार sometimes targets needs to be adjusted, टारगेट को एडजस्ट करना पड़ता है, एंड समटाइम्स एडिशनल रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल, एडिशनल रिसोर्सेज भी आपको कई बार अवेलेबल बनानी पड़ती हैं, है ना। टारगेट को या तो एडजस्ट कर लो या फिर जो रिसोर्सेस है उनको थोड़ा सा अवेलेबल और ज्यादा एडिशनल रिसोर्सेज ले आओ, या फिर वेयर एज समटाइम्स द वे ऑफ डूइंग द टास्क हैज टू बी इम्प्रूव्ड। या जिस तरीके से काम कर रहे थे ना उसको थोड़ा सा अलग कर लो। जैसे जुगाड़ होता है, अपने इंडियंस जुगाड़ बहुत करते हैं ना, तो जुगाड़ कर लो कुछ दूसरी तरीके से कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके निकाल लो। समझ आया, वही चीज यहां पे बोल रहे हैं कि काम जो कर रहे थे ना उसका थोड़ा तरीका चेंज कर दो, क्या पता रिजल्ट आ जाए। समझ आया, एक बार जरा इसको देखो, ठीक है बेटा, समझ आया आप लोगों को। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब यहां पे आता है फीडबैक। फीडबैक क्या है, फीडबैक मींस टेकिंग सजेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉइज सो दैट द नेक्स्ट टारगेट इज अचीव्ड। कि एम्प्लॉइज से सजेशन लो
कि क्या बेहतर कर सकते हैं, और इस ग्राउंड पे क्यों एम्प्लॉयज से क्यों लेना होता है सर? क्योंकि बेसिकली एम्प्लॉयज डेली एक्टिविटी कर रहे होते हैं, एक्चुअली जो काम कर रहा होता है वो एम्प्लॉयज कर रहे होते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे पता होती है प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, है ना, और उन प्रॉब्लम्स को केटर करना ही हमारे लिए जिम्मेदारी है, हमारा मेन अचीवमेंट होगा, या वही हमारा टारगेट है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जिससे काम स्मूथ हो, है ना। तो प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए उनका सजेशन लेना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? अगर ग्राउंड लेवल से आप सजेशन नहीं ले रहे तो नेता क्या करता है? नेता भी यही करता है ना कि ग्राउंड लेवल पे जाता है, गांव पे जाता है, भीड़ों पे जाता है, और उधर से फिर पूछ के आता है लोगों से कि यार आपको दिक्कत क्या हो रही है बताओ, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, चलो ठीक है प्रबंध करवाते हैं। वही सब चीज़ें तो फीडबैक है और ग्राउंड लेवल से पूछना है, इसी से आप बेटर कर सकते हो अपने आप को। क्लियर है? समझ आया सबको? यस और नो? चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या बोलता है? इट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। गोल ओरिएंटेड फंक्शन है मतलब क्या? यहां पे गोल इसका एम होता है। जो एम होता है ना बेटा, ऐसा एम रहता है ना, एम वो एम जो है इसका वो है भैया गोल। इसका एम जो है वो मतलब इसका जो फंक्शन है वो गोल ओरिएंटेड है कि भैया मुझे बुल्स आई हिट करना है, जो मैंने सोचा है वैसा ही हो। मतलब प्लान है हमारा 500 करोड़ कमाना, तो हमारा टारगेट भी कंप्लीट, मतलब एग्जीक्यूशन में भी क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट अगर अपन कर रहे हैं तो भी हमारा 500 करोड़ ही अचीव होना चाहिए। ये हमारा टारगेट है, यही हमारा टारगेट है, ये हमारा मकसद है। तो क्या बोल रहे हो आप? प्लान और एग्जीक्यूशन दोनों साथ में हो रहे हैं, दोनों सेम चीजें हैं, हाँ या ना? तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों हो रही है। इट इज अ परवेसिव फंक्शन। कैसा फंक्शन है बेटा? ये परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव मतलब हर जगह यूज होता है, कंट्रोलिंग हर जगह यूज होता है। परवेसिव एज इट इज यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस टाइप्स एंड साइजेस। हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन और हर साइज के ऑर्गेनाइजेशन, भले ही आप बोलो रेस्टोरेंट के अंदर बोलोगे, रेस्टोरेंट्स के अंदर बोल दो, आप जो है कार इंडस्ट्री में बोल दो, आप जो है मोबाइल इंडस्ट्री में बोल दो, बेटा किसी भी इंडस्ट्री में बोल दोगे ना तो भी आपका हर जगह, अब रेस्टोरेंट छोटे बड़े भी होते हैं, मोबाइल कंपनीज, मोबाइल शॉप्स सब छोटी बड़ी स्केल पे होती हैं, हाँ या ना? सब जगह पर कंट्रोलिंग होती है कि प्लान क्या है और काम क्या कर रहे हैं, आपस में कंपेयर करो। दोनों हर जगह होती है, हर टाइप के बिजनेस और हर टाइप की आपके साइज ऑफ द बिजनेस पे हर तरह की चीजें होती हैं। इट इज कंसिडर्ड एज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। मैंने जो आपको बताया अभी कि पिछली बार क्या गलती करी थी, जो प्लान से अलग हो गए हम, वो देखो, उसको सुधारो इस बार, और फ्यूचर में क्या और बेहतर कर सकते हैं कि प्लान से भी बेहतर अपना रिजल्ट आ जाए, या प्लान के अकॉर्डिंग चले हम, तो ऐसे और क्या बेहतर स्टेप्स ले सकते हैं, उसे कहा जाता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कि पहले जो गलत हो गया उसको समझो कि हम फ्यूचर में ये गलती ना करें, और फ्यूचर में और कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने आप को, उसके बारे में भी सोचो। ये दोनों तरह का पार्ट लेता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, कि पहले क्या गलती हो गई उसको सुधारो, समझो, सुधारो, और फ्यूचर में जाके ना गलती करें और कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने आप को, उसके बारे में बात करो। मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, दोनों बैकवर्ड भी है और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है, दोनों तरीके से देख रहा है, आगे पीछे दोनों दिखता है। इट इज कंसिडर्ड to be a forward looking function as it helps to improve the planning by providing valuable feedbacks for reviewing and revising the standards। वो बोल रहा है कि भैया इट इज कंसिडर्ड, ये कंसिडर किया जाता है टू बी अ फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग, कि फॉरवर्ड लुकिंग आपकी बात कर रहा है, आगे देखने वाला, आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उसकी बात करने वाला फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, एज इट हेल्प्स टू इम्प्रूव। ये किस में मदद करता है? अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद करता है। द प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक देता है फॉर रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग, कि रिव्यू करो एंड रिवाइज करो दी स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड क्या होता है बेटा? एक बेंचमार्क, ठीक है। अपने आप को इंप्रूव करने के लिए क्या करता है बेटा? फीडबैक लेता है, फीडबैक से अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करता है। रिवाइज मतलब क्या? रिवीजन करना नहीं बेटा, रिवाइज करना मतलब नए स्टैंडर्ड्स बनाना, नए स्टैंडर्ड्स बनाना। अब विराट कोहली ने 50
जो है वो 100 मार ली तो उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, लेकिन उसको रिवाइज भी तो किया जा सकता है ना। क्या पता विराट कोहली रिटायर होने से पहले 60 100 मार ले, किसको पता। तो एक रिवाइज स्टैंडर्ड बन गया ना, हाँ या ना। क्या आपका टारगेट चेंज हो गया, पहले स्टैंडर्ड था 50 सेंचुरीज, अब स्टैंडर्ड हो गया 60 सेंचुरीज, क्योंकि उसने रिवाइज कर दिया उस स्टैंडर्ड को, वापस और ब्रेक कर दिया। रिकॉर्ड्स को भी रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं, हाँ या ना। तो उसी को तो कहा जाता है दैट इज रिवाइजिंग या रिव्यूइंग। रिव्यूइंग मतलब और बेहतर तरीके से कोई स्टैंडर्ड्स लेके आ सकते हो, क्लियर है। इसे ही कहा जाता है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग इसे ही कहा जाता है। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कंसिडर्ड टू बी बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट इज लाइक द पोस्ट मॉर्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज टू ascertain the deviation if any। ये बोलता है बेटा कि जैसे पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम आपने सुना होगा बेटा, किसी की डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, उसकी पोस्टमार्टम होती है ना, कि मान लो किसी ने जहर खा लिया है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ डिसाइड करने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है, ठीक है। पोस्टमार्टम किया जाता है, आपको काटा पीट, मतलब जो भी इंसान की डेथ हुई है उसको काटा पीटा जाता है और अंदर से देखा जाता है किस चीज की वजह से डेथ हुई, ठीक है। पोस्टमार्टम किया जाता है। तो डेथ तो हो गई, लेकिन अब निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्यों हुई, कैसे हुई, रीजन क्या था, उसको निकालते हैं ये लोग। रीजन क्या था, जैसे कि मान लो किसी को जहर दे दिया गया, या किसी को स्टैब कर दिया गया, चाकू मारा, या फिर किसी की डेड बॉडी मिली लेकिन पता नहीं कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो क्या किया गया, आपका जो है क्या बोलते हैं, कॉज ऑफ डेथ निकालने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, नशे में था कि नहीं था, बॉडी में अल्कोहल है कि नहीं, वो सब चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। दैट इज पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब जो हो गया उसके बारे में एनालाइज कर रहे हो कि कैसे हुआ, ठीक है। ये तो चलो आपके वर्ड के रिलेट करके मैंने बताया, लेकिन बेटा बिजनेस में ये सब चीजें थोड़ी चलती हैं, तो बकवास चीजें सुनो। ये बकवास नहीं, मतलब ये रियलिटी है, ठीक है, रियलिटी है। अब जरा सुनो क्या होता है, मान लीजिए कि इसके अंदर होगा क्या बेटा, पोस्टमार्टम मतलब पुराने जो आपकी एक्टिविटीज थी, जो आपने जो काम किया हुआ है और प्लान जो किया था। अब ऐसा है ना कि आपने प्लान किया था, थोड़ा बहुत प्लान किया, जैसे गोवा जाना है आपने प्लान किया था और फ्लाइट की टिकट्स बुक करनी है, लेकिन अभी तक हुई नहीं, अभी तक हुई नहीं कि 10 तारीख तक फ्लाइट्स की टिकट जो है बुक हो जानी चाहिए। तो मैंने बोला था 10 तारीख तक भैया सबकी फ्लाइट, ये यहां से प्लानिंग स्टार्ट है। मान लीजिए प्लान ये था 5 तारीख को, 5 तारीख को प्लान ये था कि 10 तारीख तक फ्लाइट की टिकट्स बुक हो जानी चाहिए, ठीक है, ठीक है, 10 तारीख तक फ्लाइट की टिकट्स बुक हो जानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, एक्शन में क्या हुआ, एक्शन में, एक्चुअल एक्शन में क्या हुआ, 12 तारीख हो गई है, अभी तक फ्लाइट का डन ही नहीं हुआ है। तो हम 2 दिन पहले जाएंगे और समझेंगे कि 2 दिन में फ्लाइट की टिकट बुक क्यों नहीं हुई। अच्छा तुम शादी में गए थे क्या, अच्छा 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 ठीक है, अरे तुम्हारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो गए थे क्या, तो अच्छा पैसा नहीं बचा, ओके ओके ओके, समझो उस बात को। फिर कैसे आप नेक्स्ट, मतलब मान लो 15 पे जाके फ्लाइट की टिकट्स बुक हो रही हैं, 15 को जाके फ्लाइट की टिकट्स बुक हो रही है, और अपन ने यहाँ पे प्लान किया था कि 15 को होटल भी बुक करना है भाई साहब। तो अब क्या करोगे, फ्लाइट एंड होटल दोनों बुक करो, फिर साथ में दोनों बुक करो, तो आपका टारगेट मैच हो गया, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हो, हाँ या ना। यही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे, बैकवर्ड लुकिंग। पहले क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको समझो, एनालाइज करो और इम्प्रोवाइज करो, बेटर करो, बेटर करो, बेटर करो, यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज असर्टेन द डिविएशन इफ एनी, कि भैया क्यों भटक गए थे, क्यों भटक गए थे, उसका रीजन ढूंढो, उसका रीजन ढूंढो, रीजन को एनालाइज करके अपनी गलतियों को सुधारो। यही तो जिंदगी भी होती है ना, पुरानी गलतियों से आगे जीना छोड़ देते हैं क्या, नहीं, उससे इम्प्रोवाइज करते हैं, बेहतर बनाते हैं अपने आप को। और बेटा जितनी गलतियां करता है ना इंसान, उतना बेहतर इंसान ही बनता जाता है, ठीक है। चलो, इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन, वो एक लास्ट फंक्शन नहीं है ऑफ मैनेजमेंट, एज इट ब्रिंग्स द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग फंक्शन। क्या बोल रहा है, इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, एज इट ब्रिंग्स द मैनेजमेंट साइकिल बैक,
ये लास्ट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का कि भैया कंट्रोलिंग सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होगा, नहीं बेटा। मैनेजमेंट साइकिल ये इट ब्रिंग्स द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। देखो ना, अभी इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर यही तो पढ़ रहे हैं। कंट्रोलिंग का मतलब है प्लान्स के अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस हो, मतलब ये तो कंट्रोलिंग है कि प्लान से कंपेयर करो कि आप जो काम कर रहे हो वो सेम है कि नहीं। तो मतलब कंट्रोलिंग जो है वापस कहां पे लेके आ रहा है, प्लानिंग पे लेके आ रहा है। अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाऊं तो बेटा देखो जरा, दूसरे शब्दों में समझो कि भैया हमारे पास था यहां पे सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग ठीक है, प्लानिंग था। फिर हमारे पास क्या आया, प्लानिंग के बाद क्या है बताओ, प्लानिंग के बाद आया अपने पास डायरेक्टिंग, ठीक है। प्लानिंग के बाद आया अपने पास डायरेक्टिंग, है ना, नहीं सॉरी सॉरी डायरेक्टिंग नहीं, ऑर्गेनाइजिंग, 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 ऑर्गेनाइजिंग। रुक जाओ यार, सर्कल्स बड़े बनाने पड़ेंगे, सर्कल्स थोड़े से बड़े बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो थोड़े से सर्कल्स थोड़े से बड़े बनाने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग। फिर आया अपने पास स्टाफिंग के लोगों की जरूरत है। फिर अपने पास है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग सॉरी डायरेक्टिंग, है ना। अब आया फिर कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग बोल रहा है कि पहले भैया प्लान बनाओ, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करो कि जैसा प्लान बनाया है वैसा ऑर्गेनाइज किया है, फिर उसके बाद लोगों की कितनी जरूरत पड़ेगी वो देखो, फिर डायरेक्ट करो लोगों को, लोगों से फिर क्या कंट्रोलिंग करवाओ कि भैया प्लान के अकॉर्डिंग, फिर क्या कंट्रोलिंग में क्या है कि प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं वो जरा देखो, देखो। और मान लीजिए कि कंट्रोलिंग में प्लान की इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़े, अपने देखा ना स्टैंडर्ड्स नए नए बनाओ, हो सकता है प्लानिंग में थोड़ा सा और चेंज लाना पड़े जिससे बेटर प्लान और बन सकता है। तो अगर प्लान नया बना तो भैया ऑर्गेनाइजिंग भी नई बनेगी, स्टाफिंग में लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, आपके यहाँ नई भी पड़ेगी। हो सकता है ना प्लान ऐसा था कि लोगों को निकाल दो, कम लोगों से काम चलाना है, तो हो सकता है लोगों की जरूरत पड़े, लोगों की जरूरत ना पड़े। डायरेक्टिंग फंक्शन बदल जाएगा कि लोग कम हो गए या ज्यादा हो गए तो अब लोगों को ज्यादा डायरेक्ट करना है या लोगों को कम डायरेक्ट करना है, और फिर से कंट्रोलिंग करना आ जाएगा। तो मतलब कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं है, कंट्रोलिंग वापस प्लानिंग की तरफ हमें खींच लाता है। इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग वापस हमें प्लानिंग की तरफ खींच लाता है और फिर उसमें चेंजेस करवाता है कि और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो इट इज अ सर्कल। क्या है बेटा, ये एक सर्कल की तरह काम करता है। इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज इट ब्रिंग्स द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। क्लियर है, समझ आया, प्लानिंग फंक्शन पे वापस ले आता है। ये होता है बेटा एक कंट्रोलिंग का पार्ट। क्या होता है बेटा, ये कंट्रोलिंग का नेचर होता है। समझ आया बेटा, ऐसे ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस के बाद समझना काफी आसान हो जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए फ्रॉम KG 1 to 12th आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे आपको CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम के लिए भी अलग चैनल है अपने पास, चाहे तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड, सारे बोर्ड्स के अंदर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी बोर्ड्स के अंदर वीडियो मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री। किसी भी तरह के टैबलेट, किसी भी तरह के फोन्स, किसी भी तरह के आपके लैपटॉप पे आप जो है ये वीडियोस देख सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है गाइस। तो आप ये सारी वीडियोस और जो आपकी वीडियोस हैं और जो क्लासेस हैं आप मैग्नेट ब्रेन्स की साइट और यूट्यूब से भी एक्सेस कर सकते हैं। और आप चाहें, एंड दीज आर ऑल फॉर फ्री बाय द वे, और आप चाहें तो आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं, 95+ % लाने, ले आओगे, इसके पास जाओ और समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे द्वारा दिए गए आंसर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होती है कि आप जो चीज़ देखोगे वैसा ही लिख के जाओगे, है ना। और इसी से आपके नंबर्स भी आते हैं। तो इफ़ यू वांट दैट, इफ़ यू वांट गुड मार्क्स, यू कैन ऑल्सो गो
इनटू द लिंक जहां पे आपको ये नोट्स एंड बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। और आप चाहें तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।